नमस्कार दोस्तों। कल हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ लिए थे वहाँ पे प्रीमिय संख्या, अप्रीमिय संख्या। आज हम उससे आगे टॉपिक पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या क्या होते हैं कि कंप्लीट नंबर होते हैं। 0, 1, 2 और इस प्रकार से अनंत तक। इस साइड में -1, -2 और माइनस अनंत तक। तो यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक जो नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। और -1 से लेकर माइनस अनंत तक जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो बीच में क्या बच गया? एक 0 बच गया। तो 0 न तो नेगेटिव नंबर है और न ही पॉजिटिव नंबर है। ठीक। अब ये जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ये क्या होते हैं? प्राकृतिक नंबर होते हैं। और इसमें 0 और पॉजिटिव नंबरों दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? होल नंबर बन जाते हैं, पूर्ण संख्या। होल नंबर। ठीक। अब इसमें पहला टॉपिक है धनात्मक नंबर, पॉजिटिव नंबर। ये नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलते हैं। और ये सभी नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक नंबर होते हैं। सेकंड, ऋणात्मक नंबर। ये होते हैं -1, -2, -3 और माइनस अनंत तक। तीसरा है गैर ऋणात्मक नंबर। ये नंबर कौन से होते हैं? जिनके अंदर ऋणात्मक संख्या नहीं हो और सभी नंबर आ जाते हैं। तो 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 भी शामिल हो गया। इसके अंदर क्या कह रहा है कि गैर ऋणात्मक नंबर, मतलब इसके अंदर ऋणात्मक नंबर नहीं होंगे और सभी नंबर आ जाएंगे। तो इसके अंदर 0 और धनात्मक दोनों नंबर आ जाएंगे और ये क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। चौथा टॉपिक है गैर धनात्मक संख्या। ये 0, -1, -2, -3 और माइनस अनंत तक चलेंगे। तो इसके अंदर क्या हो गया? जो धनात्मक नंबर हैं वो शामिल नहीं होंगे और सभी नंबर शामिल हो जाएंगे। तो इसके अंदर 0 और माइनस के नंबर शामिल होंगे। अब जो हमारे पास पूर्णांक नंबर थे ये 3 प्रकार के थे। एक तो पॉजिटिव नंबर, एक 0 और एक नेगेटिव नंबर। अब इनमें क्या करेंगे? इनको आपस में क्या, इनके अंदर क्या करेंगे? संक्रियाएं सीखेंगे, इनकी संक्रियाएं। और संक्रियाएं क्या होती है? एक तो योग
घटाना, गुणा करना और भाग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे। जैसे 3 + 2, तो यहाँ पे क्या है, जो ये प्लस का चिन्ह आ रहा है ये किसका है, 2 का है। और इस 3 के आगे भी एक प्लस का चिन्ह होता है। जैसे कोई भी नंबर हो उसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो तो वो क्या होता है, प्लस का नंबर होता है। और इनके बाईं साइड के अंदर होता है, जो भी नंबर होता है, चिन्ह होता है, वो नंबर के क्या होता है, बाईं साइड के अंदर होता है। जैसे 3 लिख दिया तो -3 लगाएंगे तो इसके किस साइड में लगाएंगे, बाएं साइड में। 2 तो इसका चिन्ह प्लस किस साइड में होगा, बाईं साइड में। तो इस 2 का चिन्ह कौन सा है, प्लस का, और 3 का भी क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो जब 2 चिन्ह समान हो तो वो संख्या क्या होती हैं, जुड़ती हैं। और जो चिन्ह, अब इनके अंदर कौन सा चिन्ह था, प्लस प्लस का समान चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से जैसे -3 और -2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 समान चिन्ह हैं, तो 2 समान चिन्ह होंगे तो क्या होगा, संख्या जुड़ेंगी। तो जुड़ने पर कितना आया, 5, और समान चिन्ह कौन सा था, माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। इसी प्रकार से अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या किसकी है, माइनस की, तो जब चिन्ह अलग अलग हों तो वहाँ पे क्या होगी, संख्या घटेगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। अब ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, और 3 है तो इसका चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस। इसी प्रकार से अगर 3 - +2 हो तो यहाँ पे भी क्या होगा, चिन्ह दोनों क्या हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। तो घटाने पर कितना आया, 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि बड़ी संख्या 3 है तो 3 के साथ चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं इसमें क्या होता है, जो समान चिन्ह हो वो संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और जिनके चिन्ह विपरीत चिन्ह हो तो वो क्या हो जाएंगे, आप घट जाएंगे, और उनमें जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आ जाएगा। जैसे मैं 2-3 संख्या लेता हूं, जैसे -3 +4 +5 -2 +3 -8, इस प्रकार से कोई संख्या है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, पहले क्या करेंगे, या तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो या माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लो। तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ता हूं, तो इनके पहले क्या देखेंगे, संख्या के बाईं साइड में चिन्ह क्या है, तो 4 भी एक प्लस की है, 5 भी प्लस की है, और 3 भी प्लस की है। तो जोड़ो कितना हो गया, 4 और 5 9, 9 और 3 12। तो ये संख्या किसकी है, प्लस की है। अब देखो माइनस वाली संख्या, -3 -2 5 और -8 कितना हो गया, -13। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो प्रकार के चिन्हों की संख्या आ जाएगी, एक प्लस की संख्या आ जाएगी, एक माइनस की संख्या आ जाएगी। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। अब ये देखेंगे कि बड़ी संख्या की चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसी संख्या के चिन्ह में पलट देता हूं, ये इस प्रकार से संख्या हो 3 -4 -5 +2 -3 +8। तो इस प्रकार की संख्या हो तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो। तो 3 2 5 और 8 13, तो कितना आ गया, प्लस का 13। अब माइनस वाली संख्या देख लो, -4 -5 और -3 कितना हो गया, माइनस का 12। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, क्यों, चिन्ह दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अब देखो बड़ी संख्या के चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस का। तो इस प्रकार के अगर कोई संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, समान चिन्हों वाली संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जब दोनों अलग अलग चिन्हों वाली संख्या आ जाए, एक प्लस की एक माइनस की, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार से गुणा में
जब दो संख्या गुणा करनी हो, 2 गुणा 3, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लग रहा है, इसका मतलब है दोनों संख्या किसके हैं, प्लस की। तो जब इसमें क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा करना इस प्रकार से करते हैं, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और माइनस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा चिन्ह माइनस। तो इस प्रकार देखो कि इनके आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, और इसके भी आगे किसका चिन्ह है, प्लस का। तो प्लस प्लस को गुणा करेंगे तो क्या है, चिन्ह आएगा प्लस का, और फिर नंबर को गुणा कर दो, कितना आ गया 6। इसी प्रकार से कोई नंबर इस प्रकार हो, -2 गुणा -3, कभी भी चिन्ह कंटिन्यू नहीं आएगा इस प्रकार से, इसके बीच में क्या करेंगे, हमें ब्रैकेट लगाएंगे। तो पहले चिन्हों को गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से आगे एक संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस के है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। इसी प्रकार अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह 3 के साथ लगा देता हूँ, तो यहाँ पे प्लस के साथ क्या, 2 के साथ क्या है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार कोई भी नंबर हो तो उनमें क्या करेंगे, पहले चिन्ह गुणा करेंगे और उसके बाद में नंबर को गुणा करेंगे। जब भाग करना हो तो भाग के लिए भी क्या होता है, जब कोई संख्या ऊपर प्लस की हो और नीचे भी प्लस की हो तो क्या आएगा प्लस का चिन्ह, और ऊपर माइनस की और नीचे भी माइनस की संख्या हो तो क्या होगा प्लस का चिन्ह, और जब ऊपर माइनस की और नीचे प्लस की हो तो चिन्ह माइनस का, और ऊपर प्लस की और नीचे माइनस की हो तो माइनस का। तो ऐसे नंबर के लिए जैसे 2 के अंदर 3 का भाग दे रहा हूं, यहाँ पे नंबर चेंज कर लो, जिनके अंदर भाग चला जाए वो नंबर ले लो। जैसे 4 के अंदर मैं 2 का भाग देता हूं, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ही क्या है, यहाँ इनके साथ क्या है प्लस का चिन्ह। पहले चिन्हों में भाग दे लो, क्या आएगा प्लस, और 4 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना आया 2। इसी प्रकार से जब ऊपर का संख्या क्या है माइनस की और नीचे की संख्या भी किसकी है माइनस की, तो माइनस के अंदर माइनस का भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस, और 2 का भाग 4 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। जब ऊपर का नंबर माइनस में और नीचे का नंबर किस में हो प्लस के अंदर हो, तब माइनस के अंदर प्लस का भाग देंगे तो माइनस, और 2 एकम 2, और नीचे माइनस का नंबर और ऊपर प्लस का तो भी किस में आएगा माइनस के अंदर ही आएगा। तो ये चिन्ह को गुणा करना, जोड़ना और बाकी करना हम सीख लिए हैं। अब इससे आगे हमारा टॉपिक है प्राकृतिक नंबर। जैसे पूर्णांक संख्या को हमें इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, तो ऋणात्मक नंबर और पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या 2 भागों में डिवाइड होती है, एक तो 0, दूसरा प्राकृतिक नंबर। तो हम पढ़ेंगे अब प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक संख्या, इसके अंदर पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या,
चौथा भाज्य संख्या, और पांचवा सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा जाता हो उसे क्या बोलते हैं हम? सम संख्या। तो परिभाषा लिख लो, कोई भी संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इस प्रकार से। मतलब इसमें क्या है, दो का गुणनांक भी बोल सकते हैं। ये सारे नंबर क्या हैं? दो के गुणनांक है। और इनका पता कैसे लगाया जा सकता है? इनके लास्ट अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 नंबर हो तो वो संख्या क्या होंगी? सम संख्या होंगी। विषम संख्या, जिस संख्या में दो का भाग नहीं जाता वो कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्या। जिस संख्या के अंदर दो का भाग नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, तो कौन से नंबर होते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम संख्या। जिनका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5, 7 और 9 हो, वो सब भी क्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाएंगे। विषम संख्या। जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आता है? तो सबसे पहले इनको याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी दो नंबर ले लो सम संख्या। तो 2 + 4 बराबर क्या आ रहा है? 6। 6 एक सम संख्या है। 2 + 6 ले लो तो 8 आ रहा है, या 2 + 2 ले लो तो क्या आ रहा है? 4। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो सम संख्या जोड़ने पर क्या आ रहा है? सम संख्या। यहां पे सम संख्या लिख लेना। इसी प्रकार से दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा? तो इसको किस प्रकार चेक करेंगे? जैसे 1 के अंदर 3 जोड़ो, क्या आ रहा है? 4। 3 के अंदर 5 जोड़ो, क्या आ रहा है? 8। इसका मतलब ये नंबर क्या आ रहे हैं? सम संख्या आ रहे हैं। तो विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा? एक सम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार विषम संख्या के अंदर सम संख्या जोड़ें तो क्या आएगा? तो यहां पे देखो कि एक
विषम संख्या लेते हैं 3 और एक सम संख्या 2 लेते हैं, तो क्या आया 3, एक 3 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है 7। तो यहाँ पे मैंने सम संख्या ली और यहाँ पे क्या लिया मैंने विषम संख्या, जोड़ने पर क्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, विषम संख्या। तो ये बताओ कि जैसे हमने सम संख्या बताई थी 2, 4, 6, 8, तो 0, -2, -4 सम संख्या है या नहीं। तो इनको क्या करते हैं, हम इनसे सिद्ध करते हैं कि ये सम संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 0 को सिद्ध करते हैं। तो पहले मैं सम की स्थान पर क्या रखता हूँ 0 को, और सम के जगह में 2 है ही, तो जोड़ा तो क्या आया 2। तो जब 0 को मैं 2 सम मान के रखता हूं तो क्या आता है, एक सम संख्या आती है। जब मैं 0 को विषम मान कर रखता हूं तो क्या आता है, यहां पे मैंने क्या रखा, सम माना और एक सम संख्या रख दी उसके साथ में। तो आंसर क्या आना चाहिए था, सम संख्या। तो ये तो सही है। यहां पे मैंने क्या माना, इसको विषम संख्या, और यहां पे मैंने एक विषम संख्या रख दी इसके साथ। तो विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक सम संख्या, और यहां पे क्या आ रहा है, एक विषम संख्या। तो इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं हो सकती। एक और चेक कर ले, तो यहां पे भी रख के देख लेते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, एक विषम संख्या मान ली, और एक सम के साथ रखता हूं तो क्या आ रही है, एक सम आ रही है, विषम संख्या नहीं आ रही है। इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि 0 भी क्या है, एक सम संख्या ही है। और एक दूसरे तरीके से इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, जैसे सीरियल बनती है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो आप यहां पे देखोगे कि इनके बीच में अंतराल कितना का है, 2 का। इनके बीच में अंतराल कितने का है, 2 का। इनके बीच में भी 2 का। इस प्रकार सभी संख्याओं के बीच में अंतराल कितने का आ रहा है, 2 का। तो यहाँ पे कोई नंबर ऐसा होगा जिनके बीच में अंतराल 2 का होना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है, 0। फिर इससे आगे -2, 2 का अंतर। फिर आगे -4, 2 का अंतर। तो जो इस साइड के जो नंबर हैं वो कौन से होंगे, ये भी सम ही होंगे। तो 0, -2, -4, -6, -8, -10, ये भी सभी क्या हैं, सम संख्या है। इसी प्रकार से विषम संख्या भी चेक करते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो इन सबके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। सभी नंबरों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। तो इस साइड में माइनस साइड में चलते हैं, तो माइनस का 1 में से कितना घटाना है, -1। बड़े नंबर में से किसको घटाते हैं, छोटे नंबर को। कभी भी इस प्रकार की कोई लाइन होती है संख्याओं की, तो दाईं साइड पर चलते हैं तो क्या होता है, संख्याओं का मान बढ़ता है, और बाईं साइड में चलते हैं तो क्या होता है, संख्याओं का मान घटता है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे मान कितना है, -1। तो 1 किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो ये संख्या किसकी थी, -1 की थी, घटा रहे हैं तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो पहले चिन्हों को गुणा करो, क्या आएगा, +1। तो ये मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसी प्रकार से -3, -5, ये सभी क्या हैं, विषम संख्या हैं। अगला टॉपिक हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, किसी भी नंबर के अंदर 1 का और स्वयं का भाग पूरा पूरा जाता हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। किसी
भी संख्या में एक और स्वयं से विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 हो, जिससे संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो। केवल 2 का मतलब है फिक्स 2 ही होना चाहिए, न 1 होना चाहिए, न 3 होना चाहिए। उसका मान फिक्स 2 ही होना चाहिए, न तो कम और नहीं अधिक हो। फिक्स कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 और 83, 89, 97। ये कुल कितने नंबर हैं? 25 हैं। और इनको याद करने का तरीका क्या है? 1 से 10 तक कितने नंबर हैं? 4। और 11 से 20 तक कितने नंबर हैं? 4। और 21 से 30 तक कितने हैं? 2। 31 से 40 तक भी 2। 41 से 50 तक 3। और 51 से 60 तक कितने हैं? 2। और 61 से 70 तक 2। 71 से 79 तक 3। और 81 से 90 तक 2। और 90 से 91 से 100 तक 1 नंबर है। तो इनको याद करने का तरीका यह है, जैसे 4, 4, 2, 2, 322, 321। तो 44, 22, 322, 321। इस प्रकार से इनको याद कर लेना। भाज्य संख्या भाज्य संख्या की परिभाषा है जिस संख्या का गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, या इसकी परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जिस संख्या में एक स्वयं
और अन्य संख्या का भाग जाता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका 3 गुणनखंड हो, जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड क्या क्या है? 1, 2 और 4। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3। या इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 का भाग भी जा रहा है और स्वयं का भी जा रहा है। उसके अलावा किस संख्या का भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। या इसी प्रकार से 6 एक भाज्य संख्या है, तो इसमें क्या है? 3 गुणनखंड है, 1, 3, 2, 6। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एक तो 1 का भाग जा रहा है और स्वयं का भी जा रहा है, तो यहाँ पे मान कौन से बच गए? 2 का भाग भी जा रहा है और यहाँ पे 3 का भाग भी जा रहा है। या यहाँ पे देख लो कि इन दोनों के अलावा कौन कौन से नंबर का जा रहा है? 2 और 3 का। या इसके अंदर 4 गुणनखंड है, तो यहाँ पे क्या परिभाषा दे रखे है यहाँ की? 3 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 3 हो या 3 से अधिक। तो ये भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य है और नहीं ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। 1 का केवल एक ही गुणनखंड है। अगला पॉइंट है सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके अंदर कोई भी 2 नंबर हैं और उनका HCF कितना होना चाहिए? 1। एक के अलावा उस दोनों संख्याओं के अंदर कोई कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है? एक सहभाज्य संख्या है। जैसे 4 और 6 संख्या है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? इनके अंदर 2 कॉमन है, क्योंकि 4 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है और 6 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है। तो इस प्रकार की संख्या जिनके अंदर HCF क्या हो? 1 ही हो। तो कोई 2 संख्या जिनके अंदर एक HCF हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। संख्याओं का जोड़ा। इसमें क्या होता है? 2 अभाज्य संख्या होती है और उनका अंतर कितना होता है? 2। जैसे 3 और 5, इनके अंदर कितना अंतर है? 2 का अंतर है। 5 और 7,
इनके अंदर भी कितने का अंतर है? 2 का। 11, 13, इस प्रकार से 17, 19 और 29, 31, 41, 43, 59, 61, 73, 73। तो ये कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 से 100 तक की संख्या होंगे। बीच में कितने जोड़े हैं? 8 जोड़े हैं। अब हम इनके सभी के प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? जैसे प्रश्न में दे दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। यहां पे दे रखा है 263, बी 243, सी 253 और डी 273। सबसे पहले ये देखेंगे ये संख्या किस किस से विभाजित है। तो यहां पे किसी के अंदर 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है। इसका मतलब ये 2 से कोई सी भी संख्या विभाजित नहीं है। अब इनके लास्ट में देखेंगे 0 और 5, तो ये भी नंबर नहीं है। 3 के लिए क्या करेंगे? इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 9 और 2 कितना हो गया? 11। तो इसके अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। यहाँ पे देखो 7 और 2 9, मतलब ये 3 से विभाजित है। तो ये संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार से 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये संख्या भी विभाजित नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पे मान कितना आ रहा है? 12। 12 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। तो ये संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो बच गई कौन कौन सी संख्या हमारे पास? 263 और 253 है। अगला नंबर हमारे पास 7 को किस प्रकार से चेक करते हैं हम? जैसे इस प्रकार ये नंबर है 263 है, इसका इकाई अक्षर लेते हैं और इसको 2 से गुणा करके इसको माइनस करते हैं। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे मान कितना आ गया? 20। और 20 के अंदर 7 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये 7 से विभाजित नहीं है। अब इसको भी चेक कर लो इस प्रकार से 5 और 3। तो 253 के अंदर क्या करेंगे? इसका इकाई अक्षर कितना है? 3 है। तो 3 को 2 से गुणा करो, तो 3 दूनी 6, तो 6 का हटा दो, इसके अंदर क्या आ जाएगा? 19। तो ये भी क्या है? 7 से विभाजित नहीं है। तो अगला नंबर देखते हैं 11 के लिए। तो 11 के लिए क्या चेक करते हैं हमें? इनके सम के स्थान पर उन संख्याओं को जोड़ लो और विषम संख्या के स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ लो और उसमें से घटा दो। तो इनके सम स्थान पर मान कितना आ रहा है? 5 और विषम स्थान पर कितना है? 6। तो बाकी करने पर कितना आ गया? 1। तो ये किससे? 11 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर 11 का भाग नहीं जा रहा अभी। इसके अंदर देखो 253 के अंदर यहाँ पे 5 है और इन दोनों का मान कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब इनका क्या हो रहा है? माइनस करने पर 0 आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये क्या है? विभाज्य संख्या है। तो इसके अंदर आंसर क्या आ गया? 263 एक अभाज्य संख्या है। इनको चेक करने का दो तरीके हैं इस प्रकार की भाज्य संख्या को। पहला, कोई भी नंबर हो, जैसे 263 है, तो इससे आगे
इससे आगे कोई भी नंबर इस प्रकार का हो जिनका वर्गमूल करने पर क्या आ जाए, एक पूर्ण धनात्मक नंबर आ जाए, पूर्ण धनात्मक, पूर्णांक धनात्मक नंबर हो, तो वो नंबर कौन सा है, 289 है। कितना है, 289 का वर्गमूल करने पर क्या आएगा, एक पूर्ण धनात्मक संख्या कितनी आ रही है, 17। इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका भाग देकर देखो, जैसे इससे छोटी कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन सभी नंबरों का भाग देंगे और इन नंबरों का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या है, अन्यथा वो अभाज्य संख्या है। कोई भी नंबर और उससे बड़ा नंबर देखेंगे और उनका क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, और उससे छोटे नंबर को क्या करते हैं, उनसे विभाजित करके हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी अभाज्य नंबर होते हैं वो 6m प्लस माइनस 1 के रूप में होते हैं। सभी अभाज्य नंबर 6m प्लस माइनस 1 के रूप में होते हैं, 2 और 3 को छोड़कर। तो इस प्रकार के नंबर चेक कर लेते हैं, जैसे 5, तो 5 क्या है, 6 गुणा 1 माइनस 1। फिर अगला नंबर 7, तो 6 गुणा 1 प्लस 1। इससे अगला नंबर 11 है, तो 6 गुणा 2 माइनस 1। फिर इससे अगला नंबर 13 है, तो 6 गुणा 2 प्लस 1। फिर 17, 6 गुणा 3 माइनस 1। 19, 6 गुणा 3 प्लस 1। इससे अगला नंबर 23, 6 गुणा 4 माइनस 1। फिर इससे अगला नंबर है 27, 29। तो 29 में क्या आएगा, 6 गुणा 5 माइनस 1। तो यहाँ पे एक 25 क्या आ रहा है, अपवाद आ रहा है, 6 गुणा 4 प्लस 1 बराबर 25, और 25 एक क्या है, भाज्य नंबर है। तो इनसे हम ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर तो इस रूप में होंगे, 6m प्लस माइनस 1 के रूप में सभी संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो 6m प्लस के रूप में है वो सभी अभाज्य संख्या हों। जैसे 25, 35, इनको हम 6m प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, और ये क्या नंबर है, भाज्य नंबर है। ठीक, तो पहले इनसे चेक कर सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं। अगर उनमें से एक ही नंबर है तो हम कह सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। इससे अगला प्रश्न हमारा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अभी मैंने अभाज्य संख्या लिखाई थी, उनमें सबसे लास्ट नंबर कितना था, 97। तो इनको हमें क्या करना है, याद रखना है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 101, और 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या होती है 1001। और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। और 2 एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। और सभी भाज्य संख्या क्या होती हैं, सभी सम संख्या, सभी 2 को छोड़कर सभी सम संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 को छोड़कर।
अगला प्रश्न है हमारा, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी है? तो मैंने अभी लिखाया था कि इस प्रकार से याद कर लेना, 44, 22, 22, 322, 321। अब इसमें पूछ रहा है कि 50 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो यहां पे देखो, यहां पे 1 से 10 तक है, यहां पे 1 से 20 तक, यहां पे 30, 40, 50। तो यहां तक तो 50 कंप्लीट हो गया। हमें देखना है यहां से 60, 70 और 80, ये बीच के जो नंबर हैं ये क्या है? उनकी संख्या हो गई। तो 2 और 2 4 और 3 7। 80 से 50 से 80 के बीच में कितने नंबर हो गए हमारे पास? 7 नंबर हो गए। अगर हमें ये इस प्रकार से पूछ ले तो इन सभी संख्याओं का योग कितना होता है, तो हमें इनसे आगे नंबर लिखने हैं 7। कौन कौन से हैं? 53 प्लस 57 प्लस 61 प्लस 67 71 73 और 79। अब इन सभी नंबरों को क्या कर देंगे? हमें जोड़ देंगे। तो 3 और 7 कितने हो गए? 10, 11 और 7 18, 19 और 3 22, 22 और 9 31 का 1, 3 बच गया, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33, 33 और 7 40। तो 401 इनका क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? इसमें पूछ रहा है कि पहली 200 संख्याओं के बीच में, पहली 200 संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी विषम अभाज्य संख्या है? तो मैंने अभी बताया था कि सम संख्या सिर्फ एक संख्या ही है। कौन सी? 2। इसके अलावा सभी क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। तो 1 से 200 के बीच में 46 अभाज्य संख्या है। कितनी है? 46। तो 200 में से 1 से 200 तक कितनी संख्या है? 46। उनमें से एक संख्या क्या है? सम संख्या और सभी विषम संख्या। इसको बाकी कर दो एक को, तो कितनी संख्या बच जाएंगी? 45। तो इसका आंसर कितना आ गया? 45। तो इसका उत्तर हो गया 45। अगर आपको ये पूछ ले कि 1 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है,
तो कितनी है 46। यहां पे होती है 1 से 100 तक 25 और 100 से 200 तक 21, तो इनका कुल योग कितना हो गया 46। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न संख्याओं में से भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। संख्या दे रखी है हमें 719, बी में दे रखी है 709, सी ऑप्शन में दे रखा है 729 और डी ऑप्शन में दे रखा हमें 739। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाजित संख्या। तो यहाँ पे कोई भी इकाई अक्षर के अंदर 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है, तो हम 3 से चेक करते हैं। तो देखो इनको जोड़ो, 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। यहाँ पे देखो 9 और 7 16, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। यहाँ पे देखो 9 और 2 11, 11 और 7 18, ये 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। और इसको भी चेक कर लो, 9 और 3 12, 12 और 7 19, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। मतलब इसका उत्तर क्या है, सी ऑप्शन है 729। एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। इससे अगला प्रश्न हमारा, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभी बताया था कि 25 अभाज्य संख्या है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट आएंगे। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। पहली 8 अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितनी हो गई 3, 3 6 और 2 8। इन सभी संख्याओं को जोड़ दो। तो 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 की 0, 2 और 1 3, 3 1 4 5 6, सॉरी यहाँ पे गलत, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37। यहाँ पे हासिल 3, 3 और 1 4 5 6 और 7, तो इनका योग कितना हो गया 47। धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। इसमें पूछ रहा है कि 60 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो मैंने अभी लिखाया था 44, 22, 322, 321, इनको याद कर लो। तो इसमें बोल रहा है 60 से 100 के बीच में, तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो 60 के बीच में बोल रहे थे, इन नंबरों को छोड़ दो, और 100 तक इन नंबरों को जोड़ दो, 2 और 2 4 और 4 8, कितनी संख्या हो गई 8। तो इस प्रकार आंसर हम 5 सेकंड में अंदर उत्तर दे सकते हैं। इससे अगला प्रश्न हमारा, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है 11। दोनों के बीच में अंतर घटा दो, 6 8, कितना अंतर आ रहा है 86। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। आपको 4 संख्या दे रखी है और उनमें से अभाज्य संख्या छांटनी है। तो पहली संख्या है 121, दूसरी संख्या है
141, तीसरी संख्या है 181, चौथी संख्या है 161। तो हमें देखते ये पता पड़ रहा है कि 121 11 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। इनको चेक करते हैं। तो इनके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 6m प्लस माइनस से चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं एक बार तो घटा देता हूं, तो 140 आता है, और एक बार मैं जोड़ देता हूं, तो 6 का भाग जा रहा है कि इसके अंदर तो जा नहीं रहा, इसके अंदर 2 बच गए, इसके अंदर भी भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये संख्या क्या है कि अभाज्य संख्या है, सॉरी, क्योंकि इसके अंदर तो भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि अभाज्य संख्या में m प्लस माइनस 1 के अंदर तो भाग जाना चाहिए, तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसको चेक कर लो, 80 और 182, तो 180 के अंदर भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या क्या हो सकती है, एक अभाज्य संख्या। इसको चेक कर लो, 161 को एक बार एक घटा देते हैं और एक बार एक जोड़ देते हैं, तो 6 का भाग इसके अंदर तो जा नहीं रहा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर जा रहा है, मतलब 2 संख्या हो सकती हैं कि ये अभाज्य संख्या। अब इनको कैसे चेक करें, अब इनसे बड़ी ऐसी संख्या देखो कि उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो 12 का 144, 13 का 169 और 14 का कितना हो गया 196, तो वह संख्या कौन सी लेंगे 196। उसका पूर्ण वर्ग कितना आ रहा है 14। अब 14 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या वो देख लिखो, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब सभी को एक एक संख्या का भाग दो। अगर हम इनको इस प्रकार से काट देते हैं, 2 संख्या कटो या 3, उसके बाद में जो संख्या बचती है उनके अंदर भाग दे के देखते हैं, नहीं तो सभी संख्याओं के अंदर भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो 2 का भाग तो जाता नहीं दोनों में, 3 का 10 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, तो 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाता, 7 का चेक करो। तो 7 का रूल क्या है, इकाई अंक को 2 से गुणा करके उसमें से घटाते हैं, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 16, तो इसके अंदर 7 का भाग नहीं जा रहा है। इसको चेक करो, तो यहाँ पे कितना आ गया 14, इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, मतलब ये 7 से विभाजित है, तो ये क्या हो गई एक भाज्य संख्या हो गई। तो अभाज्य संख्या कौन सी बच गई 181, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। इससे अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से जोड़ा सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उनके अंदर कोई कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए 1 के अलावा। सहअभाज्य संख्या का जोड़ा देखना में, सहअभाज्य संख्या का ए ऑप्शन के अंदर हमारे पास दे रखा है 348 और 296। बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है हमें 114, 213। सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास 59 और 97, और डी ऑप्शन के अंदर हमारे पास दे रखा है 3025 और 4920। अब पहले इस संख्या को देखें, इनके इकाई अक्षर 8 है और इसका 2 है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के अंदर किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये तो सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। दूसरा, यहाँ पे देखो इन संख्याओं को जोड़ो, क्योंकि इसका इकाई अक्षर 4 है, इसका इकाई 3 है, इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। इनको संख्याओं को जोड़ो तो इसका योग कितना आ रहा है 6 और इसका भी 6। इसका मतलब है कि ये दोनों संख्या किससे विभाजित हैं 3 से, तो ये संख्या भी नहीं हो सकती।
हमारे अगर अभाज्य संख्या याद हैं तो हम तुरंत देखते ही इसका उत्तर लगा सकते हैं 59 और 97, क्योंकि हमें 100 तक की अभाज्य संख्या तो याद रखनी है। इसके अंदर इकाई अक्षर क्या है 5 और इसका 0, इसका मतलब है कि इसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा और इस संख्या में भी, मतलब ये संख्या भी नहीं हो सकती। तो हम ऑप्शन से इनका उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है? एक और इसी प्रकार की संख्या प्रश्न है। 12, 7, बी ऑप्शन में दे दिया हमें 21, 42, सी ऑप्शन में 3, 9 और डी ऑप्शन के अंदर है 43, 129। ये सभी प्रश्न क्या है एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही है। यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में, तो यह आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर भी 3 का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में, और इसमें 43 का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में। इसका मतलब ये संख्या भी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो गया हमारा पहला। इसके अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ये वैसे भी बिल्कुल सीधा प्रश्न है। इससे अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से अभाज्य जोड़ा नहीं है। यहां पे पूछ लिया हमें जोड़ा के बारे में। जोड़ा का मतलब है अभाज्य जोड़ा दो अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए 2। तो इस प्रकार की संख्या देखनी है हमें। यहां पे पहला ऑप्शन दे दिया 11 और 13, बी ऑप्शन दे दिया 71, 73, नहीं है पूछ रहे यहां पे, जोड़ा नहीं है। और सी ऑप्शन दे दिया हमें 131 और 133, और डी ऑप्शन दे दिया 191 और 193। अगर हमें संख्या 100 तक याद है तो हम पहला ऑप्शन भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन को भी काट देंगे। हमें चेक करना है और सी और डी ऑप्शन को। तो इन संख्याओं को पहले रूल किससे चेक करेंगे हम? 6m प्लस माइनस 1 के रूल से चेक करेंगे। तो यहां पे चेक करो, पहला नंबर 130 और 132 ले सकते हैं। तो यहां पे 6 का भाग नहीं जा रहा। क्या करेंगे, जो भी नंबर दे रखा है हमें उसमें से एक घटा देंगे और एक जोड़ देंगे और फिर 6 का भाग देंगे। इसमें 6 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या क्या हो सकती है? अभाज्य संख्या। 133 को चेक कर लो, इसमें 132 और 134 आता है। तो ये पहले से ही चेक किया हुआ है कि ये भी अभाज्य संख्या हो सकती है। इसको चेक करो, यहाँ पे आ रहा है हमारे 190, 192, तो इसमें भी 6 का भाग जा रहा है। सेकंड के अंदर भी 6 का भाग जा रहा है। मतलब इस रूल से तो हमें ये नहीं फिक्स कर सकते कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगला रूल हमारा क्या लगेगा, इनसे बड़ा नंबर लेंगे 131 और 133 से जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। तो इनसे बड़ा कौन सी संख्या? 144 है। इसका पूर्ण वर्गमूल करने पर क्या आएगा? 12। और 12 से छोटी अभाज्य संख्या लिखो 2, 3, 5, 7, 11, ये कितनी हो गई? 5। अब इनको चेक करो, 2 का भाग तो नहीं जा रहा और 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। अब चेक करो 7 से, तो इकाई अक्षर को किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो 6 माइनस करने पर कितना आ गया? 7। मतलब इसमें 7 का भाग जा रहा है। ये एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या एक अभाज्य जोड़ा नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। आंसर क्या आ गया हमारा? डी आंसर आ गया।
इससे अगला प्रश्न हमारा, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 36 हो। कितना हो? 36 हो। 3 अभाज्य संख्या है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, इनका मान कितना हो? 36 हो। तो इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, तो हमें दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 36। तो अभी हमने पढ़ा था कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सभी क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं, 2 को छोड़कर। तो इससे पहले एक रूल पढ़ा था कि जब सम में संख्या प्लस सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आती है? एक सम संख्या। और विषम संख्या प्लस विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आती है? कि सम संख्या आती है। ठीक, तो अगर तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या हो, तो 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक सम संख्या आएगा। और फिर विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? एक विषम संख्या। और यहां पे संख्या कौन सी दे रखी है? 36 है कि सम संख्या। तो इसका मतलब है कि तीनों विषम संख्या तो नहीं हो सकती, उनमें से एक संख्या क्या है? सम संख्या है। तो इस प्रकार में से हमें पता है कि वो विषम सम संख्या कौन सी हो सकती है? 2, क्योंकि 2 के अलावा और कोई संख्या हो ही नहीं सकती। अब और नंबर बच गए y प्लस जेड बराबर 36। 2 को इस साइड में, 2y प्लस जेड बराबर 34। तो हमें क्या करना है? बड़े से बड़े नंबर देखना है। कौन सी बड़ी सी बड़ी अभाज्य संख्या देखनी है? तो यहाँ पे हम नंबर इस प्रकार से जोड़े हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर मान कितना आ जाए? 34। तो सब यहाँ पे 2 तो ले लिया है, इससे बड़ी 3 लेते हैं, 3 और 31 को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 34। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? सबसे बड़ी नंबर क्या होगा? वहां पे 31 नंबर होगा। 31 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? हमारे 36 मान आ रहा है। इससे अगला प्रश्न हमारा, अगर 3 अभाज्य संख्या हो और उनका योग कितना हो? 100, और एक संख्या इनमें इस प्रकार से है कि दूसरी संख्या से वो कितनी बड़ी है? 36 बड़ी है। कितनी बड़ी है? 36। तो हमें अभी प्रश्न को हल किया कि 3 संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या कब आ सकती है? उनमें से एक संख्या 2 हो सकती है, और दूसरी इसको मैं a मान लेता हूं, और तीसरी कितनी मान लेंगे? a प्लस 36 के प्रश्न में दे रखा है कि एक a है तो दूसरी क्या है? उससे 36 बड़ी है। तो यह 2 इस साइड, 2 और 36 कितना हो गया? 38। 38 को इस साइड में 2, तो कितना आ गया? 62। यहां 2 का भाग दे दो, कितना आंसर आ गया? 31। तो वो नंबर कौन सा है? एक तो 31, और 31 के अंदर 36 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 67। तो इसमें कौन कौन से नंबर हो गए? 2, 31 और 67। ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर कितना मान आता है? 100। और 2 नंबरों के बीच में अंतर भी कितना है? 36 का है। इसमें दे रखा है कि 5 अभाज्य संख्या है। क्या दे दिया अगला प्रश्न में? 5 अभाज्य संख्या है, A B C D और
ई, और कोई क्रम में नहीं है, लेकिन इस प्रकार से है कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है और सी डी से छोटा है और डी ई से छोटा है। और इन पांचों संख्याओं का योग कितना है? 350। तो वो पूछ रहा है कि एक की ए नंबर की जो संख्या है इसकी संभावना कितनी है आने की। तो यहां पे पहले चेक करेंगे कि सम और विषम संख्याओं से अब 350 कब आएगा। तो क्या हमें पता है कि सभी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या में होती हैं, एक दो को छोड़कर। तो जब सभी को हम क्या कर ले रहे हैं यहां पे विषम संख्या, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है। पहले जोड़ो तो यहां पे क्या आएगा? सम। इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा? सम। और जब सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? एक सम आएगा। अगर मैं यहां एक को विषम मान लूं और यहां पे चारों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा था हमारे पास? सम। तो इसका मान क्या आ जाएगा? विषम संख्या। और आंसर में हमें क्या दे रखा है? एक संख्या कौन सी है? सम संख्या। तो एक के स्थान पर क्या नहीं हो सकता? विषम संख्या नहीं हो सकती। यहां पे क्या हो सकता है? सम संख्या। यहां पे सम संख्या होगी तभी इनका मान क्या आएगा? सम संख्या। और सम संख्या कौन सी संख्या हो सकती है? वो दो। एक ही अभाज्य संख्या है जो दो है। तो इसकी संभावना कितनी आ रही है? एक ही एक संभावना आ रही है। तो इसका आंसर कितना आएगा? एक। अगला प्रश्न दे रखा है कि दो अभाज्य संख्या है P और Q। कोई दो संख्या है P और Q, उनकी कंडीशन ये दे रखा है कि P छोटी है किससे? Q से, और Q छोटी है 50 से। मतलब ये अभाज्य संख्या क्या है? 50 से कम है। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, दोनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो कितनी संभावना है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की? कितनी संभावना है अभाज्य संख्या प्राप्त होने की? तो पहले सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना पड़ेगा हमें 50 से कम है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ठीक। अब इन संख्याओं को जोड़ जोड़ के देखेंगे कि जैसे 2 को 47 के अंदर जोड़ता हूं मैं तो क्या आ रहा है? एक 49। तो 2 इस प्रकार से लिखेंगे, 2 + 47 बराबर 49। तो ये एक भाज्य संख्या है। 2 + 43 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 45। ये भी क्या है? एक
भाज्य संख्या 2 + 41 बराबर कितना आ रहा है 43। तो इनसे पहले 2 नंबर से हम चेक करेंगे। तो हमें यह पता है कि पहले हम पढ़े थे कि जोड़ा के रूप में, तो जोड़ा में होते हैं तो वो क्या होते हैं 2 का अंतर है। तो जो जोड़ा का पहला संख्या होती है उनमें जोड़ने पर ही अगली संख्या क्या आती है, एक अभाज्य संख्या आती है। तो इनमें से वो जोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा जोड़ा है। तो यहाँ पे 41 है, तो 2 + 41 में जोड़ने पर क्या हो रहा है 43। इससे आगे संख्या कौन सी है 29, तो 2 + 29, तो क्या आंसर आ गया 31। इससे अगली संख्या कौन सी आ रही है 17, क्या आ गया 19। उससे अगली संख्या कौन सी है 11, यहाँ पे आंसर आ गया 13। और उससे अगली संख्या 5, तो इसका आंसर आ गया 7। और उससे अगली संख्या कौन सी आ गई 3, तो यहाँ पे आ गया 5। अब 3 के साथ देखो तो 3 क्या एक विषम संख्या है, और जो भी अब संख्या बची हुई है ये भी क्या है विषम संख्या। और जोड़ने पर क्या आएगी एक सम संख्या प्राप्त होगी, हमें क्या प्राप्त होगी सम संख्या। और सम संख्या में से 2 को छोड़कर सभी संख्या क्या होती हैं भाज्य। तो इसका मतलब इसे जोड़ने पर सभी संख्या क्या होंगी भाज्य। और ये सभी क्या है विषम संख्या, आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी एक सम संख्या मिलेगी। और ये सभी क्या मिलेंगे हमें एक भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, जो मैंने अभी लिख रखी है यही हो सकती है ना। तो इनमें काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6, तो कितनी संभावना है यहाँ पे 6। तो इनके अभाज्य संख्या के मैंने जितने भी प्रश्न थे एग्जाम में आने वाले थे मैंने वो सभी करवा दिए हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा डेसिमल होगा, दशमलव पद्धति वाला। ठीक।